हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन सिचुएशन है, हम घरों में बंद हैं, तो घबराइए नहीं। हम आपके लिए ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक पर हर रोज़ एक वीडियो लाने का प्रयास कर रही हूँ। समय पर्याप्त है आपके पास, इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने नॉलेज को अचीव कीजिए। साथ ही साथ जब कॉलेज ओपन हो तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ एग्ज़ाम दे सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। साथ ही साथ पहली बार यदि देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है परसेप्चुअल प्रोसेस, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर। प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं, अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। यानी सबसे पहले तो वो मैं आपको बता दूं कि लोगों को काफ़ी गलत फहमी है कि प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षण या परसेप्शन का मीन्स होता है देखना। तो बता दें कि परसेप्शन वो नहीं होता। देखिए, यहाँ दो पिक्चर है, ए एंड बी। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। ये प्योरली नेचुरल है, ये प्योरली मैन मेड है या आर्टिफिशियल है। अब आप इसमें देखेंगे कि हर व्यक्ति या जब भी टीचर कोई इमेज दिखाते हैं या इसे आप किसी को भी दिखाइए, तो इन दोनों इमेज को वो अपने अपने तरह से या अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझकर मीनिंग देते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अब मैं इसके साथ जो गलत फहमी की बात कर रही थी मैं, कि परसेप्शन का मीन्स होता है कि लोग ज़्यादातर ये समझ बैठते हैं कि केवल देखना होता है। अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परसेप्शन का मीन्स ये है कि हमारे जो सभी सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी बेसिस पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को मीनिंग देना और उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कल्चरल वे के अकॉर्डिंग, आप जो टेम्परामेंट है, जो आपका प्रीवियस इमेज है, जो आपकी नॉलेज है, उन सब के कॉन्टेक्स्ट में उस इन्फॉर्मेशन को मीनिंग देना और उसे अंडरस्टैंड करना ही परसेप्शन है। अब आप देखिए कि आप सब कुछ खाते हो, सब कुछ पीते हो। आपने जैसे ही कुछ खाया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आंवला को ही ले लें, तो इसका नेचर है कि खट्टे के साथ साथ ही थोड़ा कड़वा होता है। वो कड़वापन जो होता है या जो आपको फील हुआ आंवले के खाने के बाद, तो वो आपके द्वारा किया गया परसेप्शन है। आपने गाना या सॉन्ग सुना और आपके सॉन्ग सुनते ही आपके पैर थिरकने लगे, यानी मनपसंद म्यूज़िक पर हम और आप अपने आप ही थिरकने लगते हैं। दैट मीन्स गाना सुनकर आपने अर्थ निकाला, यही परसेप्शन है। यानी परसेप्शन केवल देखना नहीं है, देखना केवल एक पार्ट है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है कि हम सभी लोग परसेप्शन को देखने से जोड़ते हैं। ज़्यादातर 80% हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमारे ब्रेन में इंटर करती है, वो विजुअल या दृष्टि से ही पहुंचती है। इसलिए ज़्यादातर लोग परसेप्शन को देखने से ही जोड़ते हैं। क्योंकि आप साइकोलॉजी से हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, डैट मीन्स साइकोलॉजी को जानते हो, इसलिए आपको ये पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए कि परसेप्शन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट, परसेप्शन की मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो जो अभी मैंने बात की कि जो परसेप्शन के बारे में जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट थे उसे मैंने दूर करने का प्रयास किया। अब मैं इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करूँगी। परसेप्शन की मीनिंग है कि जो परसेप्शन शब्द है या जो प्रत्यक्षण शब्द है वो लैटिन भाषा के परसीपियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना या रिसीव करना, संग्रह करना यानी कलेक्ट करना। तो इसका अर्थ हुआ प्राप्त या संग्रह करना। और ये जो परसेप्शन का अर्थ दिया गया है वो है प्रत्यक्षण। आप देखेंगे इसी के कॉन्टेक्स्ट में ही परसेप्शन है। सेंसेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन को हम ग्रहण करते हैं और फिर उसका अर्थ निकालते हैं।
वो हो गया परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसकी डेफिनेशन को बताऊंगी। मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या अंतर है? परसेप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सेंस ऑर्गन्स से प्राप्त इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसे मीनिंग देते हैं। दैट मीन्स हमें सेंस ऑर्गन्स से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, अब उसको हमने रिसीव किया, ब्रेन में ऑर्गेनाइज किया, इसके बाद उसको इंटरप्रेट किया, मीनिंग प्रदान किया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, या देखने की कोई चीज़ है तो वो कैसी दिखती है, सुनते हैं तो वो किस प्रकार की आवाज़ है, टच करते हैं तो क्या फीलिंग है। दैट मीन्स उसे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू रिकॉग्नाइज करना, यही होता है परसेप्शन की डेफिनेशन। तो दो बड़ी आसान सी बात मैंने आपको अभी तक बताई कि मीनिंग एंड डेफिनेशन किसकी? परसेप्शन की। यानी कि परसेप्शन की कोई भी टॉपिक या प्रत्यक्षण का कोई भी टॉपिक हो, कॉन्सेप्ट हो, तभी क्लियर होता है जब उसके इंट्रोडक्शन को हम भली भांति समझ सकें। तो फ्रेंड्स, ये है आपका इंट्रोडक्शन। परसेप्शन क्या है मैंने अभी आपको बताया, लेकिन ये किसका पार्ट है भाई? ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का पार्ट है, यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का पार्ट है या उसका अध्ययन क्षेत्र है। बैरन 1993 ने कहा कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करके उसकी व्याख्या की जाती है और फिर उसे अर्थ प्रदान किया जाता है, जिससे पर्यावरण को समझने में मदद या सहायता मिलती है। फ्रेंड्स, जो ये परसेप्शन है वो हमें हेल्प करते हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट है, आसपास का, दूर का इन्वायरमेंट है, उसको समझने में इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। यूँ कह लीजिए कि परसेप्शन के माध्यम से ही हम बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ब्लाइंड पर्सन है तो आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में चारों तरफ की सूचनाएं उसको सेंस ऑर्गन से उसको मिल जाएंगी, लेकिन उसका कलर कैसा है, वस्तु विशेष, उसकी ब्यूटी कितनी है, ये चीज़ें जो परसेप्शन नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स आसपास के इन्वायरमेंट को दृष्टि के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं। तो क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, यह ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई प्राथमिक सूचना को समझने की एक प्रक्रिया या प्रोसेस होता है। देखिए, जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपको वो इंफॉर्मेशन देते हैं, वो प्राइमरी प्रोसेस होती है। दैट मीन्स हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश या ताज़ा सूचनाएं हमें देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और ने इन्फॉर्मेशन दी, वही इन्फॉर्मेशन आप अपने सेंस ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर दिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके सेंस के माध्यम से या सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से, दैट मीन्स प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। ओके। परसेप्शन की जो प्रोसेस है वो केवल एक यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई चीज़ हमने देखी, सुनी, टेस्ट की या टच की, तो केवल एक सेंस ऑर्गन्स का इसमें रोल प्ले नहीं होता है। इसमें कई सारी चीज़ें एक साथ रोल प्ले करती हैं। और वो क्या क्या है? पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपका इंटेलिजेंस, आपका मोटिवेशन, आपके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी मेमोरी, आपका लर्निंग, दैट मीन्स आपकी इमोशनल स्टेट, ये सभी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। स्टिमुलस की विशेषताएं, यानी जिस स्टिमुलाई से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आपस में मिलकर परसेप्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद उन इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग भी काम करती हैं और मिलकर भी काम करती हैं, समकालिक या साइमल्टेनियसली और किसी भी उद्दीपक के लिए। तो हम आगे डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, परसेप्शन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। देखने में तो हमें लगता है कि आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है और वो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और आप कह भी रहे हो कि यार बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो देखिए, आपने तो कह दिया, ये बात जो आपने कही तो वो श्योर है एक बात
मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह की मोटिवेशन या प्रोत्साहन हमें ज़रूर देने चाहिए अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को। जितना मोटिवेशन और प्रोत्साहन आप दोगे उतना ही वो आपके करीब रहेंगे और आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता रहेगा, आपका वो रिस्पेक्ट भी करेंगे। ओके, तो हम आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है तो जो ब्यूटी आपने उसमें देखी और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, ये कोई आसान काम नहीं है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे प्रोसेस हुए इसके पीछे, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या जटिल प्रक्रियाएं कहा जाता है। परसेप्शन आपका व्यक्तिपरक और वस्तुपरक दोनों होता है, यानी आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे दो पर्सन है और कोई स्टिमुलाई है और उस स्टिमुलाई के प्रति जब वो पर्सन रिस्पॉन्स करते हैं तो उनके रिस्पॉन्सेस दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। जैसे उगता हुआ सूरज, उसको देखकर दो व्यक्ति खड़े हैं, दोनों उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं लेकिन अलग अलग करते हैं। एक कहता है बहुत सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा लग रहा है, मन खुश हो गया, और दूसरा वही कहता है अरे यार सुबह हो गई, फिर काम पर जाना है। मीन्स किसी भी चीज़ के प्रति, जैसे स्वीट्स के प्रति कोई कहेगा बहुत टेस्टी है तो कोई बोलेगा क्या है मीठा मीठा, इससे अच्छा होता कि नमकीन ही खा लेते। मीन्स किसी एक स्टिमुलाई के प्रति दो अलग अलग पर्सन की प्रतिक्रिया, दैट मीन्स जो परसेप्शन है वो व्यक्तिपरक होता है, आत्मपरक होता है, सब्जेक्टिव होता है। इसकी जस्ट अपोजिट होता है वस्तुनिष्ठ प्रत्यक्षीकरण या ऑब्जेक्टिव परसेप्शन। मीन्स जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही परसेप्शन करना। जैसे कलर आपको रेड दिखाया जाएगा तो आप भी रेड बोलोगे, और आपका फ्रेंड यदि देखता है तो वो भी रेड ही बोलेगा। हाँ, ये भी सही है कि जब तक किसी भी व्यक्ति में कोई पैथोलॉजी ना हो या कोई बीमारी ना हो उसके अंदर, फॉर एग्जांपल उसकी शारीरिक मानसिक दशा सामान्य हो, तो हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में किए गए परसेप्शन को ऑब्जेक्टिव परसेप्शन कहेंगे। यदि किसी दो व्यक्ति को आप पानी दिखाते हो तो वो दोनों व्यक्ति पानी ही कहेंगे, दूध नहीं कहेंगे। यानी किसी भी स्टिमुलाई के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया होना, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव परसेप्शन। ओके, तो देखा भी आपने कि परसेप्शन सब्जेक्टिव होने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी होता है, यानी कि आत्मनिष्ठ होने के साथ साथ वस्तुनिष्ठ भी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो परसीवर है या प्रत्यक्षण करता है उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो तात्कालिक मानसिक स्थिति होती है। उसको समझने के लिए ही, उसको जानने के लिए ही परसेप्शन बहुत सहायक होता है। अभी आपको थोड़ा टेक्निकल ज़रूर लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने साइकोलॉजी में सुना होगा कि हम प्रोजेक्टिव या प्रक्षेपण विधियाँ यूज़ करते हैं किसी की पर्सनालिटी के असेसमेंट के लिए। जैसे रोशार्ड ब्लॉट टेस्ट, टीएटी टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें उद्दीपक हम लोगों को देते हैं या जिस पर्सन को मेज़र करते हैं उसके सामने उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन उद्दीपकों को देख कर जो जैसे सेंटेंसेस पूरा करना, स्टोरी कंप्लीट करना, किसी एक शब्द के आधार पर पूरा वाक्य बनाना, कोई पिक्चर देखकर, ये क्या है, उस समय वो व्यक्ति किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, वो उस उद्दीपकों के माध्यम से अपनी स्थिति को प्रेजेंट कर देता है, प्रक्षेपण उसका कर देता है। तो वो उसने कैसे किया, क्योंकि जब उसने उसका प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण किया तभी वो उसने उसको प्रेजेंट किया। दैट मीन्स परसेप्शन किसी प्रत्यक्षणकर्ता की तात्कालिक मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि ये इमेज आपके सामने है। कोई कह रहा है आधा खाली है तो कोई कह रहा है आधा भरा। इसको सभी लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, बट हम साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं कि आइटम एक है और उसका परसेप्शन जो है वो दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। आप बता सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? तो मैं बताती हूँ, ये सब्जेक्टिव, दैट मीन्स व्यक्ति का व्यवहार वस्तुगत रूप से समान पाया जाता है।
जबकि आत्मिक रूप से अद्वितीय होता है। भाई कमाल की बात है। तो हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, डायलेमास एंड अपोजिशन है। यानी व्यक्ति क्या होते हैं, एक समान भी होते हैं और अद्वितीय भी होते हैं। ओके, जब वो आत्मिक रूप से देखेंगे तो वे अद्वितीय होते हैं। जैसे ये दो पर्सन हैं और एक ग्लास में पानी रखा है, वो भी पूरा भरा नहीं है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आधा भरा है, यानी ग्लास आधा भरा है, और दूसरा कह रहा है कि आधा खाली है। मीन्स ये सब्जेक्टिव हो गया। स्टिमुली एक है और दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग परसेप्शन कर रहे हैं। उसका सब्जेक्टिव यानी व्यक्ति अलग अलग यूनिक भी होता है अपने आप में, और दोनों में यूनिकनेस का कारण होता है सब्जेक्टिविटी एंड सिमिलरिटी का कारण होता है उसकी ऑब्जेक्टिविटी। ओके, आत्मनिष्ठ पहलू में अधिकतर व्यक्तियों के व्यवहार की विशेषता का कारण हो सकता है, जहाँ पर परसेप्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीन्स किसी वस्तु का परसेप्शन करते हैं और उसे आत्मनिष्ठ रूप से उसको करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है। ओके, तो ये चीज़, तो इस चीज़ को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखता है। ये यूनिकनेस जो है उसकी, वो किस कारण से है, आत्मनिष्ठा के कारण से है। जब आप देखेंगे कि परसेप्शन क्या है, तो सूचना प्रसंस्करण का उत्पाद माना जाता है। उत्पाद मीन्स कहीं का तो ये प्रोडक्ट होगा। तो जो आपके मस्तिष्क में जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में जैसे आप सभी ने टोमेटो सॉस खाया होगा, अरे भाई समोसे के साथ, टिक्के के साथ तो खाया ही होगा। तो ये क्या है, टमाटर जो है उसका प्रोसेस करके सॉस में बदल देते हैं। देखिए टमाटर कुछ और है और सॉस कुछ और है। यहाँ पर इनपुट से प्रोडक्ट तक इंडिकेट किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन हमारी कुछ और आती है, उसकी प्रोसेसिंग के बाद परसेप्शन हम किसी और चीज़ का करते हैं। दैट मीन्स जो परसेप्शन है वो ये सूचना प्रसंस्करण का एक प्रोडक्ट होता है। तो अब सूचना के प्रसंस्करण को आसानी से छवियों या इमेजेस द्वारा प्रासंगिक बताया जाता है या बनाया जाता है, जिन्हें प्रत्यक्षपरक बुनियादी निर्माण खंडों के रूप में जाना जाता है। सिंपली देखिए, इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप आई क्लोज करके एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी। आप क्या करोगे, मैं कहती हूँ चलिए एक पार्क में चलते हैं घूमने। ओके, और इधर कई दिनों से यास तूफान के कारण पानी भी बरसा है और टेम्परेचर भी डाउन हुआ है। तो वहाँ पर ज़रूर ही पानी पूरी, समोसे, छोले वगैरह बेच रहा होगा। तो चलो खाते हैं। ओके, जब आप आइस ओपन करोगे तो देखिएगा, जैसे ही आप मेरे साथ पार्क में गए, अरे भाई गए नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको इमेज कराया, पार्क में गए होगे तो आपके ब्रेन में पार्क की इमेज बनी होगी। ध्यान दीजिएगा, मेरे मन में भी पार्क की इमेज बनी, पर वो अलग अलग थी, क्योंकि आप जिस पार्क में जाते होंगे या आपके आसपास जो पार्क होगा उसकी इमेज आपके माइंड में होगी, और मेरे आसपास जो पार्क होगा वो मेरी इमेज मेरे माइंड में होगी। तो आपकी इमेज आपका मस्तिष्क फॉलो करेगा और मेरी इमेज मेरा मस्तिष्क फॉलो करेगा। इमेज दोनों के मस्तिष्क में किस चीज़ की थी, पार्क की ही थी। तो क्या है ये, एक इमेज आपने जनरेट की, तो इन्हीं के बेसिस पर हम परसेप्शन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के माध्यम से, और ये जो इमेज बनती है ये ही हमारे निर्माण खंड कहे जाते हैं, कुछ नहीं। तो आप एक अक्षर सुनते हो या एक अल्फ़ाबेट सुनते हो, जैसे क या ए, ख, ई, तो ये जो अक्षर या अल्फ़ाबेट आपने सुना, तो आपने लर्निंग पीरियड में जो क या ए देखा रहा होगा उसकी इमेज आपके ब्रेन में है। उसको देखकर ही आप ये समझेंगे ये क है या ए है। इसी तरह से आपने कोई भी शब्द देखा, पढ़ा, जैसे निर्माण, तो न, ई, र, म, अ, ड़ की छवि आपके मस्तिष्क में है, स्टोर है, तभी आपने इसे ज्वाइंट करके प्रोनंशिएट किया और
आपने निर्माण शब्द को पढ़ा, तभी आप इसका मीनिंग निकाल पाते हो कि इस शब्द का क्या अर्थ है। यानी कि सूचना के प्रसंस्करण को आभासी छवि द्वारा प्रासंगिक बनाया जाता है, जिन्हें परसेप्शन के बुनियादी निर्माण खंडों के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और परिस्थितियों के आधार पर ही सूचना का विश्लेषण या संश्लेषण द्वारा परसेप्शन संभव पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज विश्लेषण या संश्लेषण। विश्लेषण दैट मीन्स एनालिसिस और संश्लेषण सिंथेसिस, दोनों में अंतर है। सिंथेसिस में इकट्ठा करना। ओके, आपकी सिचुएशन कैसी है उसके बेसिस पर ही इंफॉर्मेशन आप ग्रहण करते हो या रिसीव करते हो, फिर उससे सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में मीन्स इंफॉर्मेशन जो आई है उसको एनालिसिस करते हो, उससे सिंथेसिस करते हो और तब जाके परसेप्शन करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको किसी ने एक चांटे मारे, ओके, तो जो थप्पड़ या चांटे आपको लगे वो किस सिचुएशन में लगे? आपके किसी फ्रेंड ने मारा या आपके किसी छोटे भाई बहन ने मारा, आपके पापा ने मारा, आपके मम्मा ने मारा, आप पहले इसे समझते हो। फिर यदि आपके फ्रेंड ने मारा तो आपको लगा अरे ये प्यार से मारा होगा। भाई बहन ने मारा तो आप उसे क्या करते हो? छोटा है तो उसे डांटते हो, आंख दिखाते हो। पिता ने मारा तो आप कुछ नहीं कहते हो, सर झुका लेते हो, क्योंकि ऊपर किया तो भाई एक चांटे और लगेंगे, समझ जाते हो आप। और मम्मा ने मारा तो पूछते हो कि क्यों मारा। और यदि आपके टीचर ने मारा तो क्या करते हो आप? रिएक्शन लोगे, क्योंकि भाई आजकल की तो सिचुएशन है कि बच्चे रिएक्शन ले लेते हैं। यदि वही थप्पड़ आपके किसी दुश्मन ने मारा तो आप क्या करोगे भाई? तब तो भिड़ जाते हो। तो देखिए, थप्पड़ तो पड़ा भाई आपको एक ही, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन चेंज हो गया। तो क्लियर है, स्टिमुली ऑलमोस्ट एक जैसी है लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। हर सिचुएशन में उस घटना के साथ आपने उसको जोड़ा, उसके बाद प्रतिक्रिया किया, उसका परसेप्शन किया। ओके, यही बात है, स्थितियों के आधार पर ही सूचना के विश्लेषण का या संश्लेषण द्वारा परसेप्शन संभव हो पाता है। नेक्स्ट वन इज कॉन्शियस एंड ऑब्जर्वेशन, यानी प्रत्यक्षीकरण और सचेत अवलोकन। जो कौशल या जो स्किल है आपका, वो चोली दामन का साथ जैसा है। यानी अवलोकन या ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा होगा, परसेप्शन और वास्तविकता के बीच अंतर भी उतना ही कम होगा। सिंपली कि जो रियलिटी है कि कोई वस्तु, घटना या उद्दीपक जो है रियलिटी में एडजस्ट कर रहा है, सच्चाई में एडजस्ट कर रहा है, उसको आप जितना ध्यान से देखोगे उतना ही आपकी ऑब्जर्वेशन में, आपके परसेप्शन में उस वस्तु में कम अंतर पाया जाएगा। कभी भी फ्रेंड्स ये ज़रूर याद रखना कि जब आप परसेप्शन करते हैं तो जहाँ से भी जो भी सूचना मिलती है उस स्टिमुलाई का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो उद्दीपक के बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी व्यक्ति से कहते हो कि ये स्वीट्स है, ये कलर है, कह तो दिया आपने, एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्वीट्स कैसा है, कलर कैसा है। उसको आप बताते हो तो एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि क्या है, कैसा है, क्योंकि आपको वो चीज़ जो सेव कर रहे हो आप एग्जैक्टली नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो चीज़ आप सेव कर रहे हो वो एग्जैक्टली नहीं कर रहे हो, वो उसका रिप्रेजेंटेटिवली ही कर रहे हो। जो सूचना आपके मस्तिष्क में बन रही है, स्वीट्स आपके ब्रेन में नहीं जा रहा, उसकी रिप्रेजेंटेटिव आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा उतना ही परफेक्ट आपका परसेप्शन होगा। ओके, तो क्लियर है, याद रखें, परसेप्शन वास्तविकता का हूबहू दर्पण चित्र नहीं होता है, बल्कि वह वास्तविकता का एकमात्र प्रतिनिधि होता है। तो ये कैसे होता है? आपने स्वीट्स खाया एग्जाम्पल के तौर पे, और मैंने भी खाया। आपने कहा बहुत अच्छा था, मैंने कहा अरे नहीं भाई अच्छा तो है
बट मीठा बहुत है। तो आपने क्या किया, फिर थोड़ा सा खाया, कहा हाँ यार थोड़ा मीठा ज़्यादा है। देखिए यहाँ पहले आपका रिस्पॉन्स दूसरा था, लेकिन मेरे कहने के बाद आपका रिस्पॉन्स चेंज हो गया। तो क्या हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट स्वीट्स नहीं जा रहा आपके ब्रेन में। अगर एग्जैक्ट स्वीट्स जा रहा होता तो मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इसीलिए जो आपका परसेप्शन होता है वो बिल्कुल स्टिमुली जैसा नहीं होता है, उसका प्रतिनिधि होता है, जिसमें ऑलवेज परसेप्शन के अंदर मॉडिफिकेशन की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है या पॉसिबिलिटी बनी रहती है। लास्ट में परसेप्शन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे उत्तेजना, प्रेरणा, मोटिवेशन, संवेग, इमोशन, प्रत्यक्ष व्यवहार, डायरेक्ट बिहेवियर इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है। साथ ही साथ इन प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। तो देखिए परसेप्शन क्या है, इन प्रक्रियाओं को प्रभावित भी करता है और इनसे प्रभावित भी होता है। दैट मीन्स टू वे ट्रैफिक है। ये कैसे होगा भाई, परसेप्शन में आप अराउज भी हो सकते हो और अराउज किसी कारणवश यदि आप हुए हो तो उससे आपका परसेप्शन भी आपका डिफरेंस हो सकता है। जैसे आप मोटिवेटेड हो एग्ज़ाम में 99% मार्क्स लाने के लिए, तो जैसे ही बुक देखते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी करते हो, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करते हो, यानी उसके प्रति कॉन्सेंट्रेट होते हो। अब आप देख रहे हो कि परसेप्शन उस व्यक्ति में जो मोटिवेटेड नहीं है पढ़ाई में, तो उससे डिफरेंट होगा आपका परसेप्शन। क्यों, क्योंकि आपके अंदर मोटो है, आप कॉन्सेंट्रेट हो, और जिसके अंदर मोटो नहीं है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। क्योंकि दोनों तरह से आप उस बुक का जो आपने देखी, आपके व्यवहार के बाद आपके व्यवहार में बदलाव ला सकती है। हाँ भाई, अच्छी बुक है, स्टडी करते हैं, ओके। तो ये परसेप्शन है, ये दो तरह से काम करता है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित भी करता है और इनसे प्रभावित भी होता है। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने सिर्फ परसेप्शन के बारे में जो मिसकंसेप्शंस थे उनको समझाने का प्रयास किया था। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो भाई एक लाइक तो बनता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।